नमस्कार। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, एनडीए सरकार बनने के बाद आज 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा रही है वो ये है कि देश की जो आर्थिक विकास दर है वो लगातार 7-7.5% पे बनी हुई है। हालांकि इस आर्थिक विकास के पीछे यूं तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक जो अहम कारण है वो ये है कि देश में मोटे तौर पर बीते 2 सालों में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहा, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका श्रेय अगर देना हो तो इसका श्रेय सीधा सीधा जाता है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को। और आज राजनाथ सिंह जी हमसे खास बातचीत करने के लिए डीडी न्यूज़ के साथ उपलब्ध हैं, सरकार के और गृह मंत्रालय के 2 साल के कामकाज पर। बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ सिंह जी हमें समय देने के लिए। और अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, आपके गृह मंत्री बनने के बाद ये पहला आपका पूरी तरह से इंटरव्यू है गृह मंत्री बनने के बाद, इसलिए पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, तो इसलिए खास तौर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनाथ जी, 2 साल हो गए और इन 2 साल में अगर हम, जैसे मैंने कहा कि आर्थिक विकास के लिए शांति बहुत ज़रूरी थी और वो रही, मोटे तौर पर हम देखें तो देश में शांति सुरक्षा का माहौल रहा। कैसे आकलन करते हैं इन 2 सालों का आप इस मोर्चे पर? आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर मैं यह मानता हूं कि हमारी इस एनडीए सरकार को बहुत शानदार कामयाबी हासिल हुई है। चाहे माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अथवा उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अथवा आतंकवाद से भी विशेष रूप से जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें हमारे सुरक्षा बलों ने करिश्माई काम किया है इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए। और सब मिला जुला कर यह कहना हो तो मैं कहूँगा कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर हमारी केंद्र की सरकार को ऐसी कामयाबी हासिल हुई है कि विगत 10 वर्षों में वह कामयाबी हासिल नहीं हो पाई सरकार को। यदि माओवाद के बारे में मैं चर्चा करूं तो माओवाद के बारे में मैं कह सकता हूं कि विगत 10 वर्षों में इस समय लोवेस्ट पॉइंट पर, सबसे निचले बिंदु पर इस समय माओवाद का प्रभाव है। पहले कभी 161 जिले, जिस समय मैंने जिम्मेदारी संभाली थी, 161 जिलों में प्रभाव माओवाद का था, माओवादी गतिविधियों का था। लेकिन आज की तारीख में अब वह घटकर 140 और 141 जिले ऐसे रह गए हैं कि जिनमें उनका प्रभाव सीमित है। लेकिन काफ़ी हद तक उनकी गतिविधियों को चेक करने में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद के बारे में यदि मैं कहूँ तो आप स्वयं भी यह महसूस कर रहे होंगे कि असम में जो भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है उसमें एक प्रमुख फैक्टर यह भी है कि उग्रवाद के मोर्चे पर भी हम लोगों ने बहुत ही शानदार सफलता हासिल हुई, चाहे माओवाद हो चाहे उग्रवाद हो। पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की जितनी किलिंग होती थी, आज सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग में बहुत ही कमी आ गई है। सिटीजन्स जितनी बड़ी संख्या में मारे जाते थे उसमें काफ़ी हद तक बहुत तेजी से गिरावट आई है। और आतंकवाद का जहाँ तक प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि आए दिन समाचार पत्रों में आपको ये देखने को मिलता होगा कि हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा के जवान बराबर आतंकवादियों को भारत की धरती पर ही धराशायी कर रहे हैं, जो भारतवर्ष में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं अथवा अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो इसका कुल मिलाकर आप श्रेय किसको देंगे? आपने अभी कहा कि सुरक्षा बलों ने बहुत बेहतरीन काम किया, ये बात तो है, सुरक्षा बलों ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन आप ओवरऑल मैनेजमेंट को भी ये मानते हैं? क्योंकि जैसे अभी खबर आई थी कि आप सीमा पर गए और पहले गृह मंत्री हैं जिन्होंने बॉर्डर पर एक रात बिताई, तो इस तरह का जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है सिक्योरिटी का, क्या वो भी इसके पीछे? मैं अधिकांश जो ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं सीमा के उन स्थानों पर भी गया हूं, और इतना ही नहीं बल्कि माओवाद से जो सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र है और एक चिंता गुफा जो सबसे दुर्गम माना जाता है माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थान, वहाँ पर भी मैं गया हूँ। और लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी या सब सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर होती हैं और किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए तो रणनीति तो बनानी ही पड़ती है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने रणनीति बनाई है और उसमें कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन जहाँ तक श्रेय देने का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही है,
हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को ही मैं उसका श्रेय दूंगा। और उसके बाद यदि मुझे श्रेय यदि देना होगा तो अपने देश की सुरक्षा के जवानों को, अपने सेना के जवानों को मैं श्रेय देना चाहूँगा। यानी आप खुद को श्रेय देने से बचना चाहते हैं, लेकिन जी, पर एक बात और है कि अगर इन 2 सालों में देखा, हमारी भूमिका तो सीमित है, हमारी भूमिका सीमित है। प्रतिदिन सुबह जो भी अपनी ब्रीफिंग होती है मैंने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, थोड़ी बहुत जो रणनीति बनती है उसमें थोड़ा बहुत रोल रहता है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा ये आपका हम्बलनेस है। बहरहाल राजनाथ जी, अगर इन 2 सालों में एक एक्सेप्शन पठानकोट का मामला हुआ, जब हम कहते हैं कि कोई बड़ी आतंकवादी घटना देश में 2 सालों में नहीं घटी, पर एक पठानकोट का मामला ज़रूर आया। और पठानकोट का मामला जब आया तो उसमें यह भी बात आई, जो संसदीय समिति थी होम मिनिस्ट्री की, जो संसदीय समिति होम मिनिस्ट्री की थी, उसने कहा कि वहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, यदि कोई वारदात यदि हो गई तो स्वाभाविक है कोई भी संसदीय समिति का कोई भी यह कहेगा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। तो यदि संसदीय समिति यदि कहती है तो उसका कहना यह स्वाभाविक है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के मनोबल का और उनके हौसले का ही यह परिणाम रहा है कि कोई भी जो वह एयरबेस था वहाँ पर कोई भी एसेट को, जो बहुत सेंसिटिव एसेट्स होते हैं, कोई प्लेन हो अथवा कोई फाइटर प्लेन हो, किसी भी एसेट को आतंकवादी किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए। मैं समझता हूं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का एक मेजर अचीवमेंट है और उसके लिए सचमुच जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं और अपने सारे जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं कि एक भी जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनको डैमेज नहीं होने दिया। अभी एक नई थ्रेट आई है, अभी ISIS का एक वीडियो आता है जिसमें एक थ्रेट आती है भारत के लिए। हालांकि इस तरह की थ्रेट पहले भी आई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ISI जो है खासकर यूरोप तक में पहुंच गया। यूरोप जैसे दुनिया जो जिसे सुरक्षित मानती थी, वहां पर रोज़ कोई ना कोई धमाके हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आतंकवादी वारदात हो रही हैं। तो ऐसे में ये जो नया वीडियो है, ये भारत के लिए कितना चिंता का विषय है? नहीं, देखिए, पहले तो मैं इसको वेरीफाई कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सही है अथवा कहीं ये फेक तो नहीं है, कोई फर्जी तो नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत में ISIS की गतिविधियाँ किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाएंगी। और यह बात मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूँ, जो हमारा अब तक का अनुभव है उस आधार पर, कि हमारे देश का मुसलमान यह राष्ट्रवादी है और हमारे देश का मुसलमान किसी भी सूरत में भारत में ISIS की गतिविधियों को फलने फूलने की इजाज़त नहीं देगा। ये आप मुख्य वजह मानते हैं? और इसलिए इसे मुख्य वजह मैं मानता हूं क्योंकि मैंने इस बीच में देखा है कुछ ऐसे परिवार थे जिन परिवारों के बच्चे रेडिकलाइज किए जा रहे थे ISIS एक्टिविस्ट के द्वारा, उनके कैडर के द्वारा। जब जानकारी परिवार के उनके माता पिता को मिली तो उन्होंने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की और मुझ तक पहुंचकर यह कहा कि मेरा बच्चा रेडिकलाइज हो रहा है, बचा लीजिए। अच्छा, ऐसा हुआ? ऐसा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है आप कह रहे हैं। ऐसा हुआ। इसीलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस देश का हमारा मुसलमान, कम से कम भारत में रहने वाला हमारा मुस्लिम भाई, किसी भी सूरत में ISIS गतिविधियों को पनपने की इजाजत नहीं देगा। राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी हैं आप कह रहे हैं। एक बात और है बहुत महत्वपूर्ण, आपने अभी माओवादी घटनाओं का जिक्र किया। जाहिर तौर पर माओवादी घटनाएं जो हैं वो जिलों की संख्या कम हुई है, माओवादी घटनाओं में कमी आई है। आपने कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में कहा था सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग भी बहुत कम है। किलिंग भी बहुत कम है। और जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्या वजह? आपने अभी असम की बात की, असम में भाजपा को इतनी बड़ी जीत मिली, आप वो भी एक कारण मानते हैं। तो जब नॉर्थ ईस्ट की बात होती है तो वहाँ पर क्या फैक्टर थे? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक हमेशा से ऐसा इलाका रहा कि लोग मानते रहे दिल्ली से दूर है तो दिल से दूर है, और वहाँ पर लोगों के मन में एक तरह की अलगाव की भावना पैदा हो रही थी। तो ये कितनी बड़ी चुनौती थी जब आपने इसको? पहले ये बात सच है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली से अपने को दूर मानते थे और दिल से दूर मानते थे, नेतृत्व के दिल से दूर मानते थे जो दिल्ली में बैठा हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है कि ऐसे हालात पैदा किए जाने चाहिए नॉर्थ ईस्ट में ताकि नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोग कम से कम दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के दिल से अपने को दूर महसूस न कर सकें, और वह करने में हम लोगों ने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। अब जैसे मैं बताऊं, पहला डायरेक्टर जनरल पुलिस के सारे देश के जो होते हैं हर स्टेट के, उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी
वो हम लोगों ने गुवाहाटी में रखी। आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री जी स्वयं उसमें हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर गए, और कई बार 2 वर्षों के अंदर ही मैं समझता हूँ कि एक बार तो मैं स्वयं नॉर्थ ईस्ट के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ, सारे अधिकारियों के साथ बैठकर नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का क्या प्लान है, कैसे इस प्लान को अंजाम दिया जाए ताकि तेजी से उसकी नॉर्थ ईस्ट का विकास हो सके, यह सब सारी योजनाएं बनाई। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो फिर जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, डोनर की मीटिंग है, उसमें स्वयं हिस्सा लेंगे और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए उन सब सारी चीज़ों पर विचार करेंगे और कुछ वहाँ पर फैसले भी हुआ करेंगे। राजेंद्र जी, नॉर्थ ईस्ट की जब बात चली तो अभी असम में आपकी सरकार तो बनी है, पश्चिम बंगाल में इस बीच चुनाव था, तब आपने वहाँ पर ये कहा था कि 2014 के बाद से पहले जो भी अल्पसंख्यक बांग्लादेशी आए हुए हैं उनको हम नागरिकता की वो करेंगे। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, खास करके असम के हिसाब से भी बहुत सेंसिटिव इशू। असम में भी घुसपैठ का मुद्दा जो है वो बड़ा भावनात्मक मुद्दा था, और बीजेपी को जो इतनी बड़ी जीत मिली उसमें ये इस मुद्दे का भी एक बड़ा फैक्टर था। तो इसको आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा केंद्र में भी आपकी सरकार है, असम में भी आपकी सरकार है। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो भी अल्पसंख्यक हैं, हिंदू होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, पारसी होंगे, बौद्ध होंगे, जो भी होंगे, जो भी अल्पसंख्यक, जो भारत आ गए हैं दिसंबर 2014 के पहले, उनके लिए रूल्स में परिवर्तन करके हम लोगों ने ये व्यवस्था कर दी है कि उनके पास पासपोर्ट के प्रमाण भले ही इस समय न हो, किन्हीं कारणों से न उपलब्ध हों, और पासपोर्ट न होने के बावजूद इस देश में वह रह रहे हैं लंबे समय से, तो उनकी एंट्री को भी और भारत में उनके स्टे को भी, माने भारत में उनके प्रवेश को भी और भारत में उनके रुकने को भी पूरी तरह से हम लोगों ने उसको रेगुलराइज कर दिया है, वैलिडेट कर दिया है यहाँ पर। तब उन्हें कोई यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दिसंबर 2014 के पहले जो आए हैं उन्हीं के लिए ये व्यवस्था की है। जहाँ तक सिटीजन बनाने का प्रश्न है, लॉन्ग टर्म वीज़ा यदि वो हासिल करना चाहते हैं तो उसकी एसओपी बन गई है, उसे जारी कर दिया हम लोगों ने। वह लॉन्ग टर्म वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं और एक भारत के नागरिक को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वह सारी सुविधाएं भी वो प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम आगे उनको पूर्ण रूपेण भारत की नागरिकता देने के लिए हम बिल संसद में लेकर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो घुसपैठियों को बाहर निकालने का भी जो सवाल है, जो बांग्लादेश की घुसपैठियाँ हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा असम में बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, उसमें आप लोग कैसे, क्योंकि आपने कहा था कि बांग्लादेश की सीमाएं जो है, अमित शाह जी गए थे, उन्होंने चुनाव में कहा था कि सीमाओं को पूरी तरह से सील किया जाएगा और जो घुसपैठी उनको निकाला जाएगा, उसके लिए क्या रणनीति? मैं गया था उसमें, सीमाओं पर भी जहाँ तक असम का प्रश्न है, जो बांग्लादेश से जो लगी हुई सीमा है उस सीमा को सील करने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि बांग्लादेश भी इस संबंध में भारत को पूरी तरह से सहयोग दे रहा है, उसको सील करेंगे हम लोग। और निकालने वाली जो बात है घुसपैठियों को अब इस समय ट्रिब्यूनल्स जो बने हुए हैं वो उन्हें आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं, और मैं देखता हूं कि कितनी जल्दी यह काम पूरा हो पाता है। उसके बाद बैठकर कुछ नीतिगत फैसले करने होंगे, क्या करना, कैसे करना। जब आपकी सरकार बनी थी तो एक बात जो हमने लगातार देखी, सीमाओं पर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का, सीमा पर नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के बहुत मामले सामने आए। अब शांति है, लेकिन क्या ये स्थायी शांति है? और उसको डील करने के लिए जो आप लोगों ने रणनीति अपनाई थी, आपको लगता है वो कारगर रही क्या? भारत तो ये चाहता है कि चूंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हमारे अच्छे रिश्ते हों, पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते हों। इसीलिए भारत ने अपनी तरफ से तो समय समय पर बराबर कोशिश की है, लेकिन क्या कारण है यह समझ पाना थोड़ा कठिन है, और ये समझ भी पाएं तो उसको बताने का भी कोई औचित्य नहीं है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। मुझे याद है कि गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के कुछ ही महीनों के बाद एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कि हमारे सीमा पर रहने वाले 5 भारत के नागरिकों को पाकिस्तान के लोगों ने जान से मार डाला। फिर मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी से बात की, और उसके बाद
उन्हें जो आवश्यक निर्देश देने चाहिए थे वो आवश्यक निर्देश मैंने दिए, और मैंने कहा कि मेरा ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, बार बार इस संबंध में मुझे आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह भी उसके साथ मैंने कहा था कि पहली गोली अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए। उसका परिणाम यह हुआ है, केवल एक आदेश का यह परिणाम हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन पहले की अपेक्षा 52% कम हो गया है। 52% कम हुई घुसपैठ। पर इसमें इसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि जो सीमाओं पर जो है नई तरह की टेक्निक अब आ रही है, लेजर वॉल की बात आ रही है कि लेजर अभी वॉल ये प्रिलिमिनरी स्टेज में है। अभी यह अपनी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, प्राथमिक हालात उसे कहेंगे, उसमें है। लेकिन और मैं समझता हूं केवल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से ही बॉर्डर सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जा सकती है। उसके लिए हमारे सेना के जवानों की, हमारे सुरक्षा के जवानों की बराबर आवश्यकता रहेगी। हाँ, फुल प्रूफ बनाने के लिए यह है कि लेजर सिस्टम रहेगा, तो उससे भी कंट्रोल रूम में बैठे बैठे बहुत सारी जानकारियां हासिल की जा सकती। तो ये जो तकनीक का उपयोग वो किस हद तक होगा कि आप पूरी तकनीक का उपयोग भी हम लोग पूरी तरह से तकनीक का उपयोग करेंगे। हमारे सुरक्षा के जवान भी रहेंगे और तकनीक का दोनों हम उपयोग करेंगे। एक सीमा सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए हम लोगों ने यह काम करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के बारे में बार बार कहा जाता है कि उसके लिए कोई भी नीति बनाइए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको डील करना। एनआईए की टीम को जाना था वहाँ, ये इस शर्त पे उनकी टीम को आने दिया गया था। इस पर सरकार की आलोचना भी हुई कि अभी क्या हो रहा है, एनआईए की टीम ने परमिशन भी मांगी, लेकिन उस दिशा में कोई हम प्रगति नहीं देख रहे हैं, कुछ हो रही है। तो ऐसे विदेश सचिव स्तर पर भी ये बात हुई है, और इधर का प्रस्ताव भी है कि आपकी टीम आई है, हमारी एनआईए को भी जाना चाहिए। अभी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके पाकिस्तान के रिस्पांस की, कि क्या पाकिस्तान का रिस्पांस होता है। तो ये इंतजार कब तक आपको लगता है कि बस देखिए। इसके साथ साथ एक बात और राजनाथ जी, दाऊद इब्राहिम एक बड़ी बात बार बार आता है, इस पर संसद में भी काफ़ी बात हुई, तो उसको लाने की भी बात हो रही थी और लोग कह रहे थे कि भाई उसको लाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। उसको लाने के प्रयास चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो किस स्तर पर है, किस लेवल पे है, कैसे उसको देखते हैं आप? देखिए, दाऊद का जहां तक प्रश्न है, दाऊद एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, और इसमें कहीं दो मत नहीं कि उसके संबंध में जो अब तक जानकारी है वह पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान को परसू करना अथवा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना, जहां भारत की जिम्मेदारी है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी होने के नाते मैं मानता हूं कि अन्य भी, इससे दुनिया के दूसरे देशों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पाकिस्तान के ऊपर यह प्रेशर बिल्डअप करें अथवा पाकिस्तान को परसू करें कि वह उस अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के खिलाफ वह कार्रवाई करे। तो इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ लेने की कोशिश हो रही है? बराबर, ये सब तो चर्चा चलती रहती है। संकट केवल भारत के लिए नहीं है, उनके लिए भी है, दुनिया के लिए संकट है। हाँ, लेकिन भारत को जो भी इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स थे जो पाकिस्तान को उपलब्ध कराने चाहिए थे, वह सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स सब लोगों ने पाकिस्तान को उपलब्ध कराए हैं, समय समय पर उपलब्ध कराते भी रहते हैं। और शेष मैं समझता हूं कि इसके आगे कुछ ज़्यादा कहने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, लेकिन ये मानकर चलिए कि वह भी हमारे एक चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय जाहिर तौर पर है, और गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सहारा कारोबार वो कर रहा है, किसान की
देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। इस विशेष संवाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के साथ विशेष संवाद कर रहे हैं और 2 साल की क्या उपलब्धियां रही गृह मंत्रालय की और साथ साथ एनडीए सरकार की, उसी बारे में बात कर रहे हैं। राजनाथ जी, अभी आपने कहा चिंता के विषय है दाऊद इब्राहिम, अगर दाऊद को ले आया गया, भारत सफलता मिली, तो क्या उसको लिक्विडेट करेंगे इस तरह की क्योंकि बात? अब इस संबंध में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, बस इतना ही कहूँगा कि भारत वही करेगा जिसकी इजाज़त अंतर्राष्ट्रीय अथवा हमारे राष्ट्रीय कानून इजाज़त देते होंगे, उसके तहत भारत कार्रवाई करेगा। आपने कई बार ऐसा कहा कि पुलिस का व्यवहार जो है मानवीय होना चाहिए और पुलिस और आम लोगों के बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसके लिए पुलिस सुधार बहुत ज़रूरी, उस पर बहुत सक्रियता नहीं दिखाई देती। देखिए, सक्रियता, जहाँ तक पुलिस का प्रश्न है, पुलिस और कानून व्यवस्था यह एक राज्य का विषय है। इसमें यदि महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी को निभानी है तो राज्य सरकारों को भूमिका निभानी होती है। केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर हम थोड़ी बहुत मदद राज्यों को उपलब्ध कराते रहते हैं और कुछ आवश्यक सुझाव भी हम राज्य सरकारों को देते रहते हैं। लेकिन हाँ, यूनियन टेरिटरीज की जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और हाल फिलहाल हम लोगों ने उस सुधार लाने की दृष्टि से बहुत सारे ऐसे प्रभावी कदम उठाए हैं और यह सिलसिला, लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन का जहाँ तक सवाल है, अच्छा, अथवा बिहेवियरल चेंज लाने का जहाँ तक सवाल है, वो 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल में, 3 साल में कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है और राज्य सरकार को भी समय समय पर हम लोग अपनी एडवाइजरी भेजते रहते हैं। एक बात और, जब आपने दिल्ली की बात करी तो दिल्ली में पुलिस को लेकर के अरविंद केजरीवाल साहब कई बार बयान देते रहते हैं, कई बार विवाद बना। अब उन्होंने कह रहे हैं, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भाई दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। बीजेपी के, कांग्रेस के पुराने उन्होंने घोषणा पत्र निकाले, तो ये एक इस चीज़ से कैसे डील करेंगे? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ये तो मांग चलती रहती है। अब ये मांग करने का उनका आधार क्या है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। राजनाथ जी, जम्मू कश्मीर में भी पहली बार आप सरकार में शामिल हैं और जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि आतंकवादी घटनाओं में ज़रूर कमी आई है, लेकिन अनरेस्ट हमेशा वहाँ बना रहता है और अभी भी सरकार के सामने वहाँ कई तरह की चुनौतियाँ हैं। बात आती है कि कश्मीरी शरणार्थियों को भी वहाँ पर दोबारा बसाने की बात आती है और वहाँ के सेंटिमेंट एक अलग तरह के है। तो इन सब चीज़ों पर कैसे आप जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को कैसे देखेंगे? कश्मीर के संबंध में भी मैं कह सकता हूँ कि पहले से हालात बेहतर हुए हैं। स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं, माने पत्थर फेंकने की जो घटनाएं होती थी पहले जितनी, उसमें 50% की गिरावट आई है और शरणार्थियों को जहाँ तक वहाँ रिहेबिलिटेट यानी पुनर्वासित करने का प्रश्न है, उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और साथ साथ ये भी कि अभी हमने, लेकिन ये काम जो हमको करना है, राज्य सरकार को, जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार को सहयोग में लेकर ही करना है। जाहिर तौर पर अभी हमने असम की बात करी और साथ साथ हमने जम्मू कश्मीर की बात की। अब भाजपा का विस्तार हो रहा है, बार बार एक कहा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को 71 सीटें मिली थी अकेले अपने दम पर और एक ऐतिहासिक हम जनादेश मिला था। 71 भाजपा और 2 हमारे, 2 आपके सहयोगी, 73, 80 में से 73 सीटें मिली थी। अगले साल अब विधानसभा चुनाव है,
तो बहुत सारी चर्चाएं वहाँ पर चल रही हैं, तो किस तरह से वहाँ की तैयारियों का आप देखें, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, वहाँ के आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कुछ अखबार ये भी चर्चा चला रहे हैं कि राजनाथ जी की वापसी हो सकती है, इस तरह की भी बात चला रहे हैं, तो कैसे इन चुनाव को देखा जाए? वैसे सीधे उत्तर प्रदेश के संगठन के काम को तो मैं विगत कई वर्षों से नहीं देख रहा हूँ। हाँ, एक लगभग 5.5 वर्ष तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास थी, इस कारण थोड़ा सा संगठन को समय समय पर देखने का अवसर मिला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात से तो मैं परिचित हूं ही, और उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि अगला जो चुनाव होगा 2017 का विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी। ये आप विश्वास के साथ कह रहे हैं? पूरे विश्वास ग्राउंड रियलिटी देखने के बाद, पूरे जमीनी हकीकत को समझने के बाद ही मैं ये टिप्पणी कर रहा हूँ। राजनाथ जी, एक बात, जब उत्तर प्रदेश की बात चली तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम पूरे देश में एक मुद्दा पिछले दिनों काफ़ी उठा। यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा कि राष्ट्र विरोधी नारे लगे और उसके बाद एक डिबेट पूरे देश में चल गई, और उस डिबेट में ये कहा गया कि भाई जो राष्ट्रद्रोह का कानून है, उस कानून को लेकर के रीथिंक करने की ज़रूरत है। सरकार भी उस दिशा में पहल कर रही है, सरकार ने कुछ समिति का गठन किया है, तो इस पूरी बहस को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आपके बड़े कड़े बयान इस दौरान आए थे। इस संबंध में इतना ही कहना चाहूँगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी को भारत के विरुद्ध नारे लगाने की अथवा भारत को तहस नहस करने से संबंधित नारे लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मैं इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मानता हूँ। 2 साल तो हो गए सरकार को, अब आगे की बात है, 3 साल अभी सरकार के पास और हैं। क्या क्या चुनौतियां देखते हैं आप रक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में? और एक बात और, आपने अभी हाल में एक राष्ट्रीय थिंक टैंक बनाने की आपने बात की, आपने कहा कि भाई देश की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को लेकर एक थिंक टैंक, तो उसके पीछे क्या सोच है? क्या उसकी ज़रूरत आपको क्यों महसूस होती है? ताकि समय समय पर इस देश की आंतरिक सुरक्षा को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें और अधिक सुधार लाने के लिए क्या क्या करनी चाहिए, इस संबंध पर यदि थिंक टैंक होगा तो वह सुझाव देता रहेगा। और जहाँ पर जो और कोई व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से करनी आवश्यक होगी तो उसे हमारा मंत्रालय कर सकेगा। इसीलिए मैंने किस तरह की परिकल्पना आपके मन में कि भाई थिंक टैंक के अलग अलग विषयों पर, या किस तरह केवल उस विभाग के मंत्री के नाते मैं अथवा हमारे कुछ ऑफिसर्स देश की सुरक्षा को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, इसमें मैं नहीं मानता कि सबकी पूरी एक्सपर्टाइज है। इसलिए अन्य लोगों का भी क्या विचार है, क्या सुझाव है, उसका सहयोग लेना चाहिए, उसमें हमको मदद मिलेगी। इस कारण थिंक टैंक की बात मैंने कही थी। राजनाथ जी, एक आखिरी सवाल कि 2 साल तो पूरे हो गए एनडीए सरकार के, उन 2 साल को कैसे आप आकलन अपने हिसाब से करते हैं, गृहमंत्री होने के नाते भी और एक राजनेता होने के नाते भी? और दूसरी बात, अगले 3 साल की चुनौतियां क्या, खास करके आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 वर्षों के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। 2 वर्षों की शानदार उपलब्धि यह रही है कि जिस भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट लेस देन 6% थी, 2 वर्षों के अंदर ही आज उस भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 7.5% पहुंच गई है। और सारी दुनिया इसे स्वीकार कर चुकी है कि इस समय विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो भारत की है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और भारत को हम एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और ऐसा विकसित भारत बनाना चाहते हैं जिसमें कि आज हमारा गांव, गरीब और किसान जो कठिनाइयों के दौर में जिन मुश्किलों में उसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, उन मुश्किलों से, उन कठिनाइयों से हम उन्हें निजात दिला सकें, उनका भी विकास हो सके। हम ऐसे विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कि सभी का विकास हो, और सभी का विकास सबको साथ लेकर हम करना चाहते हैं। सुरक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, जैसा मैंने पहले भी आपको बतलाया है कि सुरक्षा के मामले में पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक बेहतर स्थिति इस समय की है। हम इस देश की सीमाओं की भी सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी प्रगति बड़ी तेजी के साथ हो रही है, और आतंकवादियों के मनोबल को तोड़ने का भी प्रयत्न हो रहा है, उग्रवादियों के भी मनोबल को तोड़ने का प्रयत्न, सफल प्रयत्न हम लोगों ने किया है। और इस सुरक्षा के हालात को बेहतर बनाकर रखने के लिए जो भी अधिकतम प्रयत्न संभव हैं
वो सब सारे प्रयत्न हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का कहना है कि पिछले 2 साल जो हैं वो सुरक्षा के हिसाब से जो हैं अगर देखें तो बेहतरीन साल रहे हैं। कुछ एक अपवाद होते हैं और इस तरह की घटनाओं के लिए तैयारी पूरी है, उनसे निपटने के लिए तैयारी पूरी है और चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ सिंह जी, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।